इंट्रोड्यूस कराएं। गुड मॉर्निंग एंड अब्दुल्ला इज बैक। सब कर लो सलाम। अस्सलाम वालेकुम। मैं बैठा हुआ था भाई, मुझे कोई तारुफ कराएगा तो मैं बात शुरू करूंगा। नहीं, कल हमने पहले ही बता दिया था जब हम बारिश की बात कर रहे थे कि मुतवक्के है कि बारिश होगी, तो मैंने ये भी कहा था कि ये भी मुतवक्के है कि अब्दुल्ला विल बी बैक। देखिए अब्रे रहमत की तरह मैं भी नाजिल हो गया हूँ, बरस रहा हूँ। इतनी गर्मी है आज कि मुझे नहीं पता कि ये लड़का कहाँ से इतनी गर्मी लेके आया। क्या अच्छा, गर्मी सिर्फ यहाँ पर नहीं है, लिटरली 2 दिन के लिए लाहौर में रहना हुआ, और लाहौर तो ऐसे है जैसे आप तंदूर में जिंदा रह रहे हैं ना। आप कराची की अच्छी बात यह है कि शाम होते ही जरा हवा चल जाए अगर तो जरा मौसम बेहतर हो जाता है, या एटलीस्ट आप घर से बाहर या टेरेस पर या अपनी छत पर या गली में ये पर्सपेक्टिव सुकून की बात से है। सांस ले सकते हैं। हाँ, लेकिन क्योंकि आप बाहर से आ रहे हैं ना, तो यू कैन से जो हम लोग यहाँ रह रहे हैं हमें नहीं पता। आप जरा लाहौर और इस्लामाबाद जाकर देखें, मतलब शाम हो, सुबह हो, रात हो, एक तवातुर भट्टी किसी सूरत हाल है जहाँ पर लोड शेडिंग का दोहरा अजाब आवाम पर मुसल्लत है। लोड शेडिंग तो खैर कराची में भी बेइंतहा हो रही है, लेकिन अक्रॉस द कंट्री यही सूरत हाल है। यहाँ तक के मेरा एक दिन के लिए कालाम जाना हुआ और वहाँ भी यही लोगों का शिकवा था कि भाई बिजली का क्या करें, बिजली तो आ नहीं रही है। पूरे होटल्स, पूरे बाजार जनरेटर पर चल रहे हैं। अब चूंकि बिजली आ नहीं रही है और जो रेस्ट हाउसेस और होटल्स हैं वो जनरेटर्स पर चल रहे हैं, आप सोचिए कि वो डीजल पर चल रहे हैं, तो किरायों का क्या हाल होगा और सहूलियात का ऐसा फुकतान कि अल्लाह माफ करे। मतलब लिटरली आल्सो ऐड के एनवायरनमेंट, आपको पता है इन चीजों के धुएं भी निकलते हैं, तो पूरा शहर ही अगर डीजल पे चल रहा हो तो कालाम का कोई आज का टूरिस्ट डेस्टिनेशन तो है नहीं। मतलब लिटरली हमारे बचपन से भी पहले का टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, आई वाज सो डिसअपॉइंटेड टू गो टू कालाम। एक तो रास्ते में जगह जगह पता नहीं वो हुकूमत ने कब पुल बनाना शुरू किए जो बीच में काम रुक गया और वो मुकम्मल ही नहीं हो सका, इसलिए मुख्तलिफ मकामात पे पैचेस हैं जहाँ पर रोड है ही नहीं। फिर दूसरी बात ये कि पूरे कालाम में कोई एक जगह ऐसी नहीं है जहां आप अपनी फैमिली के साथ कंफर्टेबली रह सकते हैं। किराए 5 स्टार होटल जितने ले रहे हैं और बकवास सहूलियात ये रेस्ट हाउसेस और होटल्स फराहम कर रहे हैं, इसलिए अगर आपने कालाम जाना है तो अपनी जिम्मेदारी पे जानिएगा। और हम टूरिज्म डेवलपमेंट की बात करते हैं और बड़ा खैबर पख्तूनख्वा में सर्टनली काम हुआ भी है और इस पे काम होना भी चाहिए। कोई एक जगह जहां रियल स्टेट पे एक्चुअली इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है वो ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। मतलब जितनी हम कहने की बात है कि इनवाइट कर रहे हैं और फिर ये टूरिज्म ईयर और बहुत कुछ हम लोग अब ये करना स्टार्ट हो गए हैं और हमें ये समझ आ गई है कि रेवेन्यू कितना जनरेट होता है इस इंडस्ट्री से, लेकिन उस पर काम नहीं किया जा रहा। वी हैव टू अट्रैक्ट देम। और अगर यही हालात हैं जो कि आंखों देखा हाल जो है वो अब्दुल्ला खुद एक्सपीरियंस करके आए हैं, तो दैट इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग। नाउ आई डू नो कि हुंजा वगैरह में बड़े होटल्स और बड़े गेस्ट हाउसेज और इस किस्म की चीज़ें हैं, बट आई डिडंट नो कि कालाम जो कि हमारा प्रीमियर स्पॉट होता था एक ज़माने में, अब ज़रा ज़्यादा ऊपर लोग जाने की कोशिश करते हैं, तो उसकी कोई टेक केयर नहीं हो रही, उसकी कोई अपलिफ्ट नहीं हो रही। पता है क्या, हम बात करते हैं कि हाउसिंग सोसाइटियाँ बन रही हैं, बिल्डिंगें बन रही हैं, ठीक है जी, आप शहरों में आप इस पर इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन ये जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं ना, यहाँ पे अच्छे रिजॉर्ट्स बनना, तामीर होना, रियल स्टेट में काम होना बहुत ज़रूरी है। ये है टूरिज्म रियल स्टेट डेवलपमेंट। मतलब यहाँ पे बड़े बड़े होटल्स बनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अदरवाइज तो कोई फ़ायदा नहीं है। आप इतना हुस्न लेकर बैठे हुए हैं, कुदरती हुस्न, और आप जब जाएंगे तो आप कहेंगे यहाँ से तो भागो भागो। तो लिहाजा कहने का मतलब ये है कि हम बातें तो बहुत करते हैं, अब जब आंखों देखा हाल भी सामने आ रहा है, आई मीन लोकेशंस आर स्टिल ब्यूटीफुल, क्या कुदरती नज़ारे हैं एंड एवरीथिंग, लेकिन और वर्क ऑन इट ताकि लोग जाके उसका फ़ायदा उठाएं और ख़ासतौर पे फॉरेन टूरिस्ट जो है उसको तो हम अट्रैक्ट अभी हम आगे बढ़ेंगे। और एक वीडियो जो कल सोशल मीडिया पर वायरल हुई और उसके बाद अता तारा साहब की उस पर तवज्जो भी गई और फिर हमने भी ट्वीट पे इधर उधर लोगों को ज़रा टैग किया और अब ज़रा मुकदमा वगैरह दर्ज कर लिया गया है। बहुत ही दिलखराश लिटरली मनाजिर हैं। हारूनाबाद में खातून डॉक्टर मरियम हुसैन पर थाने में तशद्दुद का हौलनाक वाक़या, और मुझे समझ नहीं आ रहा था वो जो कुर्सी पे बंदा बैठा हुआ है वो बस आवाज़ लगा रहा था कि हाँ ना, यही तो, एंड आई एम सो ग्लैड इट गॉट कैप्चर्ड ऑन CCTV, वरना तो कि ऐसी सैकड़ों चीज़ें होती हैं जो कि पता भी नहीं चलता। तो मामला था जी शौहर और बीवी के एक बीच का एक मामला था, ऑब्वियसली एक तनाज़ा था, और डॉक्टर मरियम को थाने बुलाया गया, ऑन पर्पज़ उसको वहाँ बुलाया गया, और शौहर ख़ुद तो ना आया, लेकिन उसके कुछ कज़न्स और उसके कुछ ऑब्वियसली दोस्त वगैरह थे, उन्होंने जो उस लड़की को मारा है। और ये खातून जो है ये 4 बच्चों की माँ है,
खुद क्वालिफाइड डॉक्टर हैं, काम करती हैं, और उनके साथ ये हो रहा है। तो ये पूरा चकमा दे के उनको बुलाया गया है। मुझे ये बताएं कि माशाल्लाह कितना गैरतमंद शौहर है। बीवी तो तुम्हारी है ना, निकाह में तो तुम्हारे ही है, तुम अपने दोस्तों और अपने कजन से, मर्दों से बीवी को पिटवा रहे हो, शर्म नहीं आई तुम्हें? फिर खातून का फिर बयान भी आया कि एक्चुअली क्या था, ये एलर्जी चाहती हैं क्योंकि ही इज़ एडिक्टेड टू ड्रग्स। वो एक आइस का एडिक्ट है, जो कि मामला सारा सामने आ गया है। और सोशल मीडिया पे जब वायरल हुआ तो पंजाब पुलिस का मौक़िफ़ सामने आया कि वाक़या खातून डॉक्टर और उनके शौहर के माबैन लड़ाई झगड़े का था, और जिसमें फिर उनका बयान भी आ गया और पुलिस ने बातचीत के लिए बुलाया था। ये बातचीत हो रही है आपके सामने ही है, और शौहर खुद ना आया, शौहर का कज़न आया, ये सब कुछ सामने बात आ गई। खातून की हड्डियां तोड़ दी गई। उसके बाद जो वीडियो आई जिसमें उसने बयान किया कि एक्चुअली हुआ क्या था, कि उसको चकमा दे के बुलाया, उसकी हड्डियां टूटी हुई थी पूरी, वो बैंडेज थी। शी इज अ डॉक्टर हरसेल्फ, शी नोज़। अब अदील पर मुकदमा दर्ज करके उसे फौरी गिरफ्तार कर लिया गया है, जेल भी भेजा जा चुका है। पर तर्जुमान हुकूमत पंजाब अता तारड़ साहब का कहना है कि वाक़े के दिन ज़ाती तौर पर डॉक्टर साहब बयान भी है, वैसे बाय द वे वैसे हम आपको ये फुटेज भी दिखा रहे हैं। डॉक्टर साहब से रब्ता हुआ अता तारड़ साहब का, SHO को उसके दफ्तर में वाक़या पेश आने पर मुअत्तल कर दिया गया है। वैसे करना भी चाहिए था, मतलब उसको सज़ा भी होनी चाहिए। मतलब वो कुर्सी पे बराजमान है और वो देख रहा है कि मर्द एक औरत को, मैं कहता हूँ वो औरत का कोई भी, अभी यहाँ तो कोई कसूर है नहीं ना, अगर कोई कसूर भी हो तो तुमने कानून नाफिज करना है। और ये सुने, जो मार रहे हैं ना, जो आपको नजर आ रहा है, शक्लें नजर आ रही हैं, मिलके सारे एक औरत को मार रहे हैं, वो बेल पे आउट है। तो उनको ज़मानत कैसे मिल गई? ऐसी सिचुएशन में इन लोगों को ज़मानत कैसे मिल जाती है? तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। और साथ साथ जब ये पूरी हैशटैग के साथ चीज़ें चलती हैं ना कि औरतों के लिए मुल्क ठीक नहीं है, औरतों को लिटरली औरतें ही कह रही होती हैं निकलो यहाँ से, किसी तरीके से बाहर जाओ, तो क्या गलत कह रही होती है? ये तो एक आपके सामने सीन है, ऐसे सैकड़ों होते हैं। अच्छा, पता है क्या, पहले तो हमने आपको बताया ना, हम तक भी ये खबर पहुंची है। अब हुआ क्या है कि जी वो पकड़ा गया, जेल में है, लेकिन अब ये भी खबर आई है कि वो जमानत पर रिहा हो चुका है। हमने अब हुकूमत कह रही है, पुलिस कह रही है कि उसके खिलाफ एक और दरख्वास्त हमने दर्ज कर ली है। और इस हवाले से डॉक्टर मरियम हुसैन का भी बयान सामने आया है, जिसके विजुअल्स हम आपको दिखा भी रहे हैं। और उनका यही कहना है कि उन्हें ट्रैप करके थाने बुलवाया गया, थाने में SHO के सामने गुंडों ने बहिमाना तशद्दुद का निशाना बनाया। जिसने ये सारा अरेंज किया है वो पता नहीं कहाँ है, उसका किसी को नहीं पता। वो तो वैसे ही एडिक्ट है। तो एडिक्ट को तो बिल्कुल ही पकड़, वो तो कहीं बेहोद पड़ा हुआ होगा, कहीं बेसूद पड़ा होगा, तो उसको तो पकड़ो जाके, वो बिल्कुल आउट ऑफ द पिक्चर है। बाकी जो इन द पिक्चर है उनकी भी बेल हुई है, और ये खातून जो है दर दर फिर रही है। तो ये तो हाल है। और उसके बाद ये सवाल किया जाता है कि ख़वातीन को क्या प्रॉब्लम है? इतनी इज्जत तो दी जाती है, इतना कुछ तो किया जाता है, कुछ नहीं किया जाता। सॉरी, अगर एक भी ऐसा केस सामने आता है ना तो बाकी सारे फिर जीरो। ना मिलने पे तो हम कोई कमेंट नहीं कर सकते, लेकिन मतलब जिनको आपने बिठा के रखना होता है ना, पुलिस वालों ने उनको बिठा के रख लेते हैं, और जिसको ढूंढ के पकड़ना होता है ना तो उनको कहाँ से पकड़ लेते हैं। सो दिस रियली नीड्स टू बी सीन। और इस SHO के साथ भी बहुत कुछ होना चाहिए कि तुम्हारा काम क्या है करने का और तुम करवा क्या रहे हो। अच्छा, अब एक और जो है ना तब्दीली हो रही है। वैसे तो आपने कल परसों से नोट कर लिया होगा, पेट्रोल पंपों पर ज़रा गैर मामूली रश देखने को मिल रहा है हर वक्त ही, क्योंकि बहुत सी खबरें हैं, लेकिन हम उन खबरों की तफसील में नहीं जाएंगे। अदरवाइज़ बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं, जैसे कि प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र वगैरह पे स्टैंप ड्यूटियाँ डबल हो रही हैं ऑलमोस्ट। और मतलब अगर आप कोई पीस ऑफ लैंड X अमाउंट में ट्रांसफ़र कराते थे अपने नाम, तो कल के बाद से वो X × 2 और 3 अमाउंट में आपके नाम ट्रांसफ़र होगा। तो ये सारी तब्दीलियां आ रही हैं। और आपको बताएं कि रवा माली साल का आज आखिरी दिन है और कल का सूरज जो है मुल्क में बड़ी तब्दीलियों के साथ तुलू होगा। जिस तरह कि अब्दुल्ला ने अभी बयान भी किया है, बजट में जो कुछ भी मंजूर हुआ है उसका नफाज हो जाएगा। और कारोबार पर टैक्सेस जो है वो ऑफ कोर्स यू नो दैट कि वो बढ़ेंगे। मरहलावार 50 रुपए की पेट्रोलियम लेवी लगेगी। तनख्वाहें जो हैं वो कम हो जाएंगी क्योंकि टैक्सेस जो बढ़ जाएंगे। और गैस की किल्लत के सबब एक तो ऑब्वियसली बिजली कम मिलेगी, मिल रही है कम, वैसे इससे भी कम मिलेगी। जी जी, वेट करें। तो शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म खुद कह चुके हैं, तो ये बिजली कम मिलेगी। और आपको पता ही है कि सब्सिडी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो उन तमाम इक़दामात का जो असर है वो ज़रूरत की आम अशिया पर भी पड़ेगा और जिससे अवाम की कुव्वत ख़रीद जो है मज़ीद कम होगी। तो ऑलरेडी बहुत बुरा हाल है, तो ये मज़ीद ये होगा। अच्छा, अभी आप ये सोच रहे हैं कि टेंशन आपकी कम हो रही, मतलब टेंशन बस इतनी है तो इतनी नहीं
हैं क्योंकि तनख्वाहों और कीमतों के तनासुब में भी फ़र्क बहुत बढ़ गया है। सबसे अहम मामला IMF डील का है। शहबाज हुकूमत ने बड़े मुश्किल तरीन फैसले इसी आसरे में किए थे कि IMF से बात बन जाएगी। अब कहते तो रोज़ ही यही है कि IMF से बात बन गई है, लेकिन अभी तक IMF से मामला चल ही रहे हैं। हुकूमत के लिए सर्टनली ये भी परेशान कुन मामला है और हकीकत यह है कि पाकिस्तानियों के लिए इंतहाई मुश्किल वक्त अब शुरू हुआ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी इन मुश्किलात का बारहा जिक्र कर रहे हैं। पाकिस्तान को इन संगीन ख़तरात से बचाने के लिए कौमी इत्तेहादी हुकूमत के तमाम ज़ोमा ने जुर्दमंदाना फ़ैसले किए, जिससे यकीनन शॉर्ट टर्म में मुश्किलात पेश आएंगी, लेकिन हम इंशाअल्लाह न सिर्फ इन मुश्किलात से निकल आएंगे बल्कि पाकिस्तान कायदे आज़म की मंजिल पर रवां दवां होगा। अच्छा, ये तो वो है जो हम सारों के साथ होने वाला है। अब नए माली साल के सियासी पहलू पर भी बात करें तो शहबाज हुकूमत के अब तक के इक़दाम जो हैं उनसे इमरान खान साहब की सियासत को तक़वियत मिली है, आपको पता ही है, और गैर मुल्की साजिश के बयानिया जो है ना वो कमज़ोर पड़ा, तो उन्होंने कहा चलो नेक्स्ट पे जाते हैं। तो खान साहब ने बढ़ती महंगाई को कैश कराना जो है वो शुरू कर दिया। तो भी ऑनेस्ट कोई भी होता तो करता, वाई नॉट, हालात ही ऐसे हैं। वो 2 जुलाई यानी 2 जुलाई को एक बड़ा जलसा करने जा रहे हैं और दिलचस्प बात यह है कि वो इमरान खान जो अपनी कारकर्दगी पर एक लफ्ज़ नहीं बोलते थे, अब अपनी परफॉर्मेंस भी बताना शुरू हो गए हैं कि मेरे वक्त में क्या होता था और क्या नहीं होता था। ये अंदर से मुल्क को तबाह करेंगे और आपके सामने है कि चलती हुई अभी शौकत तरीन ने आपको फिगर्स दिखा दी कि हर चीज पॉजिटिव थी पाकिस्तान की। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो असल चीज है, जैसे मुल्क ऊपर जाता है एक्सपोर्ट्स ऊपर जा रही थी। ओवरसीज पाकिस्तानी ने कॉन्फिडेंस था पाकिस्तान में, रेमिटेंसेस रिकॉर्ड भेज रहे थे। और वो टाइम जो कि सबसे मुश्किल टाइम था, पहले बैंकक्रप्ट इकोनॉमी, उसको स्टेबलाइज करना, फिर कोरोना आ गया, फिर कमोडिटी सुपर साइकिल आ गया, उस सारे में से नेविगेट करके मुल्क को निकाल रहे थे। और ये जो 3 साल से लगे हुए थे महंगाई और नाहल है, हमें पूरी तरह पता था कि इनको ना समझ थी इकोनॉमी की, क्योंकि अगर करते तो 10 साल जो पहले इन्होंने किया था, हमें तो पता था क्या करना है, इनकी कोई तैयारी नहीं थी। पहले तो खान साहब ये कहते थे कि हमारी तैयारी नहीं है, और अब सर्टनली मौजूदा लोगों को देख के कह रहे हैं कि इनकी भी कोई तैयारी नहीं थी, मतलब इनकी कोई तैयारी नहीं थी। जो हाल है सबके सामने ही है, लेकिन खुसूसी इनाम और अवार्ड के हकदार वो लोग हैं जो गुज़श्ता 4 साल हमें ये बताते रहे, उससे सर्टनली कोरोना का इफेक्ट भी था, ग्रोथ भी नेगेटिव थी, तो वो उस एस्टिमेट को बुनियाद बनाकर हमें ये बताते रहे कि इतनी बिजली है कि ये पिछली हुकूमत तो हमारी ज़रूरत से कहीं ज़्यादा बिजली पैदा कर गई है। हाँ, और चूंकि ज़रूरत से कहीं ज़्यादा बिजली थी इसलिए नई कैपेसिटी बिल्डिंग पे कोई काम ही नहीं किया। हालांकि इस पर भी किसी ने गौर नहीं किया कि कुछ बिजली घर रिटायर हो रहे होते हैं और कैपेसिटी आपकी ज़रूरत बढ़ रही होती है हर गुजरते साल के साथ। सस्टेनेबिलिटी मतलब उसको फिर लेके चलना होता है ना आगे, क्या उसी पे बैठ जाए, लाइक वी बिल्ड आवर मनी फॉर दैट मैटर, मतलब जितने कमा लिए उस पर तो नहीं बैठते, यू की बिल्डिंग है। तो ये बिजली का भी वही हाल होना चाहिए। लेकिन आपको 3 साल ये बताया गया ना, आपको भी याद है ना कि बताया गया कि इतनी बिजली है, हमें तो जरूरत ही नहीं है इतनी बिजली की जितनी बिजली बना के गई है मुस्लिम लीग नून की हुकूमत। खैर, शहबाज शरीफ हुकूमत कम से कम एक तसल्ली जरूर थी कि इमरान खान अपनी परफॉर्मेंस का कार्ड नहीं खेल सकते, लेकिन अब उन्होंने भी अपनी परफॉर्मेंस बताना शुरू कर दी है और इमरान खान से निमटना सर्टनली एक तरफ मुश्किल काम है हुकूमत के लिए। हुकूमत के तो अपने इत्तेहादियों के लाले पड़ गए हैं, जो कि पहले ही पता था सबको कि कुछ ना कुछ तो होगा। पहले बलोचिस्तान अवामी पार्टी ने शिकवे किए, अब MQM पाकिस्तान भी असेंबली में खड़ी हो गई है और MQM के अरकान ने खुलकर पीपल्स पार्टी के खिलाफ जो है अपने दिल के फपोले फोड़े। अच्छा सुनो, मुझे अपने हलके की आवाम ने मुंतखब करके भेजा है, किसी एरे गैरे नत्थु खैरे की मिन्नतें करने के लिए नहीं भेजा है। ये वजारतें, ये सीटें सर इसलिए मिलती हैं कि आदमी इज्जत बनाए, काम करे। ये सीटें पाने के बाद अगर इज्जत भी नहीं मिले तो उसके ऊपर हम थू करते हैं। और मैं सर यहाँ एक शख्स मौजूद है जिसकी वजह से मेरे शहर हैदराबाद में वो चीज़ें नहीं हैं कि जो हमारी ज़रूरियात हैं। हमारा एयरपोर्ट बंद है, हमारा PIA का ऑफिस बंद है, हमारे रेलवे लाइन पे रोज हादसे होते हैं, हमारे रेलवे लाइन पे बम फटते हैं। लेकिन जो 3.5 महीने में जो रेलवे पीछे गई है, जो एयरलाइन पीछे गई है, उसका कोई जवाब देने वाला नहीं है। और लोग यहाँ मिनिस्टर सर मौजूद नहीं है। मैं इनके रवैये के खिलाफ, इनके बातों के खिलाफ वॉकआउट करता हूं और ये बता के जा रहा हूं कि इनके होते हुए ना असेंबली चल सकती है ना हुकूमत चल सकती है। हमने जो अपनी कीमत अदा की है ना, जो सियासी कीमत अदा की है, आज वो भुगत रहे हम सिंध में भी।
ये समझते नहीं है लोगों को। जरा सी एक हकीर चीज के ऊपर क्या जवाब दिए इन्होंने। That was quite heated। अच्छा जी, मामले को ठंडा करने के लिए अयाज सादिक को MQM अरकान के पास जाना पड़ गया था और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने अपनी जमात पर उठने वाले एतराज़ात का भी कुछ ना कुछ जवाब तो दिया। खान साहब की तरह सिंध में भी कुछ ऐसे जमातें हैं कि जब भी आमिराना दौर आता है तो उनको खड़ा किया जाता है, उनको सामने ले आया जाता है। हमारा इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हो जाते हैं तो हमें सब नजर आ रहा है कि साफ शफाफ इलेक्शन होंगे और जब लेवल प्लेइंग फील्ड होता है, आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है जनाब स्पीकर, कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का परफॉर्मेंस बेहतर रहता है। खैर जनाब, कल एक ऐसा, ये तमाम सियासी बहस हैरा गैरा नत्थू खैरा थू करना नहीं करना, हमें और आपको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि पता नहीं ये लोग तो एक दूसरे से लड़ लड़ कर कभी थकेंगे कि नहीं थकेंगे। हमारी खबर ये है, या हमें जिस चीज़ से फ़र्क पड़ता है वो ये है कि कल एक ऐसा माली साल शुरू हो रहा है जो गरीब के लिए तो तबाहकुन पहले से ही था। अब मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, मुतवसत तबका आप कह लें, किसी के लिए ज़िंदगी गुजारना आसान नहीं है। लेकिन अब देखना यह है कि इत्तेहादी हुकूमत कब तक इसका बोझ उठाती है। आम इलेक्शन भी ज़्यादा दूर नहीं है, आवाम को रिलीफ ना मिला जो कि मुश्किल लग रहा है, तो हुकूमत में शामिल इत्तेहादियों को सर्टनली इसकी सियासी कीमत चुकाना पड़ेगी। अच्छा, इस पर हम बात करेंगे और आज हमें ज्वाइन किया वफाकी वज़ीर सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून जावेद लतीफ़ साहब ने। जावेद लतीफ़ साहब, सारी चीज़ें आपके सामने हैं। हुकूमत ने बजट जो था वो पास करवा लिया, नज़र आ गया कि पेट्रोल जो है वो महंगा तर होता जाएगा, तनख्वाहदार मज़ीद टैक्स देंगे, तनख्वाहें जो हैं वो कम तर होती जाएंगी, बिजली मिलने के जो आसार हैं वो आसार हैं ही नहीं, एक्चुअली कोई आसार नहीं है, और महंगाई में इजाफा तो ऑब्वियसली रुक नहीं सकता। तो कल से शुरू होने वाला ये जो माली साल है आवाम पर बहुत ही भारी होगा, ये हमें नज़र आ रहा है। आप इत्तफाक करेंगे, डू यू अग्री कि सब कुछ सही है? देखें, ये बिल्कुल हकीकत है कि पाकिस्तान के पास अब कुछ नहीं है कि जिससे वो आवाम को कोई रिलीफ दे सके। ये एक हकीकत है जिसको हम सबको मान लेना चाहिए। कोई भी हुकूमत वक्त हो, वो चाहती है कि कुछ ना कुछ वो रिलीफ दे आवाम को, ताकि आवाम वो मकबूल हो। ये जो कुर्बानी है ये महज इसलिए है कि हमने जो आइंदा देख रहे हैं पाकिस्तान की हालत, उसको देखते हुए ख़ुद भी अपनी भी कुर्बानी दे रहे हैं सियासी, और ले भी रहे हैं लोगों से कुर्बानी। ये एक हकीकत है पाकिस्तान के लिए। अच्छा जावेद साहब, ये भी मतलब काफ़ी हो गई है ये बात, कुर्बानी दे रहे हैं, कुर्बानी दे रहे हैं। नई हुकूमत के पिछले 2 माह में हमने काबीना में रिकॉर्ड तोड़ इजाफा तो देखा है सर, लेकिन साथ ही पेट्रोल गैस की कीमतें, IMFT, लोड शेडिंग वगैरह पर तारीखों पे तारीखें दी गई, वादे किए गए, कोई पूरा नहीं हो सका, फिर फैसलों में ताख़ीर से अलग उल्टा दूसरा नुकसान हुआ। ये सिस्टम तो थोड़ा बेहतर हो सकता था ना, ये फैसले तो थोड़े बर वक्त किए जा सकते थे ना। आवाम को मिसगाइड करना तो कोई मजबूरी नहीं थी। फैसलों में ताख़ीर करना मजबूरी इसलिए थी कि हम समझ रहे थे कि पहले ही आवाम को महंगाई की चक्की में जो पीसा गया 4 सालों में, हो सके तो कुछ रिलीफ दे लें, मगर कुछ था ही नहीं पल्ले जो आवाम को दे सकते, लिहाजा वो सख्त फ़ैसले करने पड़े। मगर मैं ये समझता हूँ कि आवाम जो 2 हफ्तों में 90 रुपये पर लीटर तेल महंगा जो हुआ, उसको बर्दाश्त करने की वजह यह है कि लोग हमें बेकसूर इसलिए समझते हैं कि 4 सालों का जो किया धरा था वो 4 हफ्तों में ठीक नहीं किया जा सकता था, जिसकी वजह से आवाम ने हमें बेल आउट किया। मगर हम ये समझते हैं कि हमारी ज़िम्मेवारी है कि आवाम को जल्द से जल्द इस अजाब से निकाला जाए। अच्छा, फिर जावेद लतीफ़ साहब, इस चीज़ के बारे में आप ज़रा बता दें कि ये भी बड़ी किसी ना किसी तरीके से बावर करा दिया जाता है कि मुस्लिम लीग नून हुकूमत में नहीं आना चाहती थी, लेकिन आना पड़ा, मुश्किल फैसले करने पड़ गए, आपने भी कराया बावर, तो सियासी कीमत भी होगी। तो इसके बावजूद आपके इत्तेहादियों के जो मूड हैं वो बड़े डामाडोल हो जाते हैं, ये हमें बिल्कुल बड़ी अच्छी तरह वाज़े नज़र आ रहा है। तो ये कैसे मुमकिन है कि इन सब को 1 साल मज़ीद राज़ी रखेंगे और लिहाजा हुकूमत भी इसी तरह ही चल सकती है, और तो कोई तरीका ही नहीं है? देखें, ये एक हकीकत है जो सब पर अयां है
कि अगर वो पिछली हुकूमत 6 माह और रह जाती तो ये आज जो मुश्किल फ़ैसले हम कर रहे हैं ये कोई और करता तो जो 4 सालों में गैर मकबूल हुआ और लोग जिस तरह उन पर उंगलियां उठा रहे थे मज़ीद उठाते, मगर हमने एक सियासी कीमत मुस्लिम लीग नून ने खाली नहीं अदा की। मुस्लिम लीग नून के साथ जितनी इत्तेहादी जमातें हैं जो कौमी हुकूमत की शक्ल में बैठी हैं, वो सब ने अपने अपने नज़रिए सोच की कुर्बानियाँ भी दी हैं, जिसकी वजह से उनको शिकायत वक्तन फ़वक्तन होती हैं, रहेंगी। मगर मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि हमने अपने लिए खाली कुर्बानी नहीं दी, हमने अदारों के लिए भी कुर्बानी दी। जो नवाज शरीफ की सज़ा के बाद 2018 के इंतखाबात के नतीजे में जिस तरह नतीजा बनाया गया और आवाम को गमो गुस्सा था, हमने वो सारा गमो गुस्सा अपने पे लेकर अदारों को भी बेल आउट किया। और ये हमारी सबसे बड़ी कुर्बानी है कि हम अदारों को मजबूत देखना चाहते हैं। इसी में पाकिस्तान की भलाई है और जिसकी वजह से आज एक ख़ास ग्रोह जो है वो अदारों को तनकीद का निशाना बना रहा है। जावेद लतीफ़ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने ऑफ कोर्स यू टोल्ड अस व्हाट यू बिलीव इज़ द राइट थिंग, लेकिन आवाम बहुत मुश्किल में है। मतलब एक तो कुदरती मुश्किल है क्योंकि गर्मी माशाल्लाह इतनी ज़्यादा है और ऊपर से जो सारी एक सिचुएशन बनी हुई है इसकी एक आई डोंट नो, मुझे लगता है कि लिटरली लोगों को कोई मेडिकल इश्यूज भी होना स्टार्ट हो गए। इट्स एक्चुअली हैविंग अ बैड इफेक्ट ऑन योर हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ एंड एवरी हेल्थ। कभी हमने कोई उस पर तवज्जो दी नहीं और वो तो बिल्कुल ही खत्म हुई हुई है। तो फिजिकल हेल्थ भी बहुत बुरा हाल है लिटरली। मतलब कभी समझने, आप क्या करेंगे? आप एसी चला नहीं सकते, जो बिजली की कीमतों के हाल हो गए हैं। अगर आप एसी चलाना भी चाहें तो बिजली आपका साथ नहीं देती। एट द सेम टाइम बहुत सारी सजेशंस हैं, बहुत सारे अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं जिस पे हम बात करेंगे। अच्छा, टाइम फॉर सम अच्छी बातें। बहुत हो गई बातें बुरी बुरी ना। तो जैसे कि लंपी स्किन डिजीज। ओहो स्टॉप इट, पहले ईद का तो बताएं। ईद का बताते हैं जनाब। ऐलान हो गया है और पाकिस्तान में ईद उल अज़हा होगी इतवार यानी 10 जुलाई को, और मुल्क भर में गुज़श्ता रोज़ कहीं भी ज़िलहज का चांद नज़र नहीं आया। लिहाजा उसके बाद ये ऐलान किया गया है कि 10 जुलाई को इतवार के रोज़ ईद होगी। इसलिए वो लोग जो अपनी छुट्टियों का इंतज़ार कर रहे थे उनके लिए एक सदमा है, धचका है। मतलब वीकेंड पे आ जाती है ना जब भी ईद, तो छुट्टियां मारी जाती हैं ना, आपको हाँ, लेकिन फिर भी भाई ईद इज़ ऑलवेज अ हैप्पी ओकेजन एंड वी आर गोइंग टू मेक श्योर दैट वी ऑल एंजॉय। और हम भी बड़ी तैयारियां करेंगे, कुछ ज़बरदस्त किस्म के शोज़ आपको इस ईद पे दिखाएंगे। मतलब पहले इतनी बड़ी मंडी होती थी कि सुबह से शाम तक भी आप घूमें तो पूरी मंडी नहीं देख सकते थे। अब उसका रकबा, खैर अच्छा इकदाम है क्योंकि ज़रा बीमारियों से बचाने के लिए ये इकदाम उठाया गया है। कीमतों के हवाले से ज़रा अब्दुल वली आपने सर्टनली यही सेंस दिया हमें कि लोग ज़रा विंडो शॉपिंग हम जैसे ज़रा ज़्यादा आजकल जा रहे हैं। वैसे अभी दिन भी तो है ना। और फिर एग्जैक्टली हमने ये एस्टैब्लिश कर लिया था कि ज़्यादा खरीदारी जो होती है वो टोटली टुवर्ड्स द एंड होती है, और फिर वो घर आके जानवर को संभालना, और फिर महंगाई आप देख रहे हैं, कितने दिन चारा खिलाएंगे उसे, सफाई करना, वो सारे मुश्किल काम है। और हुमा ने तो वैसे ही अपना बकरा लेने की जिम्मेदारी मेरे पे डाली हुई है और आई होप कि इनके बजट में आ जाए कुछ। ये चीजें करनी होती हैं बहनों के लिए। आप मतलब आपकी माशाल्लाह अब सिर्फ 3 बहनें नहीं हैं, 4 हैं आप। मगर मेरी बात सुने, जो बजट आपने मुझे दिया उसमें जरा मुश्किल लग रहा है। आगे चलते हैं, मेरा ख्याल है बजट को छोड़ दें जी। मटियारी में क्या हो रहा है मवेशी मंडी के हवाले से अब्दुल रज़ाक हमें बता रहे हैं। जी बिल्कुल, ईद कुर्बा आते ही मुख्तलिफ शहरों में मवेशी मंडियाँ सज रही हैं, लेकिन ज़िला मटियारी के शहर हाला में एक ऐसी मंडी सजाई गई है जहाँ पर ऊँट ही ऊँट है। खूबसूरत दीदा ज़ेब ऊँट यहाँ पर देखने के लिए बड़ी तादाद में लोग भी आ रहे हैं तो ख़रीदारी भी कर रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं जो बकरे और बछड़े की कुर्बानी करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो ऊँट की कुर्बानी करते हैं। और ये ऊँट ज़िला थरपारकर समेत पूरे पाकिस्तान से यहाँ आते हैं। यहाँ पर जो मंडी में लोग हैं और यहाँ जिन लोगों ने मंडी लगाई है उनका ये दावा है कि ये एशिया की सबसे बड़ी मंडी है। और यहाँ पर जो ऊँट आते हैं तो हज़ारों की तादाद में यहाँ ऊँट आते हैं और लोग ख़रीदते हैं ईद कुर्बानी के लिए। ऊँट के जो रेट बताए जा रहे हैं वो 2.5 से 3 लाख से शुरू होते हैं, 7 लाख 8 लाख। कोई अच्छा ऊँट और बड़ा ऊँट है तो उसके 10 लाख 12 लाख तक इनके रेट हैं। मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पर जो लोग हैं उनका ये कहना है कि ये ऊँट ना तो सिर्फ पूरे पाकिस्तान बल्कि खिलजी ममालिक सऊदी अरब और दुबई में भी फ़रोख्त होने के लिए जा रहे हैं। वहाँ भी ये ऊँट जाते हैं और कुर्बानी लोग करते हैं।
वंडरफुल। अच्छा मुझे लगता था एनवायरनमेंट अच्छा लगा ये मटियारी में, बड़ा ये ट्रेडिशनल सा बड़ा ये। मटियारी में अपेरेंटली हमें नहीं पता था कि एशिया की सबसे बड़ी ऊँटों की मंडी, वो कह रहे हैं मटियारे में, क्यों कराची में नहीं लगती एशिया की सबसे, वैसे ओवरऑल तो एशिया की सबसे बड़ी मंडी कराची में ही लगती है, लेकिन मे बी ऊँटों की सबसे बड़ी मंडी मटियारी में लगती हो। अच्छा जी, अभी हम जाएंगे रावलपिंडी, और रावलपिंडी में लाल हवेली तो आपको पता है मशहूर है, लेकिन लाल बादशाह भी मशहूर हो गया है। वो कौन है? वो है, उससे मुलाकात करा रहे हैं हमारे दोस्त हैं शब्बीर डार। हम इस वक्त मौजूद हैं जुड़वां शहरों रावलपिंडी इस्लामाबाद की सबसे बड़ी मवेशी मंडी में। यहाँ पर हर किस्म के जानवर दस्तयाब है, छोटे बड़े मोटे ताज़े खूबसूरत जानवर यहाँ पर लाए गए हैं। ख़रीदारों का इस वक्त ख़ासा रश है मंडी में, और ख़रीदारों का कहना है कि कीमतें जो हैं वो इस दफ़ा आसमान को छू रही हैं। जो छोटे जानवर है, जो बड़े जानवर है, इस दफ़ा कीमतें ज़्यादा हैं। इस वक्त बाटा चौक में जो सबसे ज़्यादा तज़किरा जानवर का है वो लाल बादशाह है, उनसे बात करते हैं हम। ये लोधरा से लेके आए हैं जी। इस तरह का जानवर 3000 रुपये रोज़ खाता है, साल में 365 दिन होते हैं। आप खुद अंदाज़ा लगा लें अभी कितने में पड़ता है ये। अच्छा, क्या खिलाते हैं? और नाम आपने लाल बादशाह रखा है, क्यों रखा है? लाल बादशाह इसलिए रखा है कि ये है ही बादशाह, पूरी पिंडी मंडी में सबसे बड़ा जानवर है। इसको खिलाते हैं जी चने की दाल, और दूध पिलाते रहें, इसको दही खिलाते रहें, और कणक का दलिया खिलाते रहें, इसको तेल पिलाते रहें सरसों का। कीमत इसकी 50 लाख है। वज़न इसका जो गोश्त का वो 30 मन है, वैसे ज़िंदा का वज़न 60 मन है। ख़रीदारों का कहना है कि जानवरों की कीमतें बिलाशुबा बढ़ गई हैं, लेकिन कुर्बानी का फरीज़ा भी अदा करना है, लिहाजा कुर्बानी का जानवर जो है वो भी ख़रीदना अब ज़रूरी हो गया है। जी, दिस जानवर वाज नॉट लाल एट ऑल। मेरी बात सुने, ये जो कलर है, जो ब्राउन, ये जो सुनहरा रंग है, इसको लाल कलर है, ये जो ब्राउन जो सुनहरा, लाल नहीं है ना भाई इसको यही लाल ही गर्दाना जाता है, इसको लाल ही कहा जाता है कि लाल रंग का बच्चों को मिसगाइड ना करें, ये लाल नहीं होता, ये ब्राउन होता है। अच्छा ठीक है, अब आप मुझे ब्रेक में ये बीच में सेगमेंट कहने तुम कलर ब्लाइंड हो गए। भाई ये लाल ही होता है, मतलब इसको कहा लाल जाता है, अदरवाइज दिस इज वेरी मच मस्टर्ड ब्राउन कलर। एक और बयान जो आजकल खबरों की जीनत है, शाह महमूद कुरैशी के हैरान कुन इंकशाफात ने नई बहस छेड़ दी है। शाह महमूद कुरैशी ने अपने बेटे ज़ैन कुरैशी PP 217 के इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में एक जलसे में साफ साफ कहा कि उनकी अपनी जमात PTI ने 2018 के इंतखाबात में पंजाब असम्बली के इलेक्शन में हरवाया उन्हें था और उनके खिलाफ साजिश की गई थी, और इमरान खान साहब के सामने उन्होंने मामला प्रेजेंट भी किया था, उनको तमाम मालूमात थी। सुनिए उन्होंने एग्जैक्टली क्या कहा है। मेरे खिलाफ मेरी अपनी पार्टी ने साजिश की, और 2018 में मुझे यहां से सूबाई असेंबली का मेंबर हरवाया। किसने? PTI ने। बरमला कह रहा हूं, और खान को भी कहा है, 217 वालों जागो, जागो। मुझे क्या फर्क पड़ा, मैं तो वजीर खारजा बन गया। तुम्हें फर्क पड़ा, तुम्हें फर्क पड़ा, मुल्तान को फर्क पड़ा, जनूबी पंजाब को फर्क पड़ा। मुझे लोगों ने कहा मत लड़ाओ जैन को, वाइस चेयरमैन का बेटा हार गया, बड़ी बेइज्जती होगी। मैंने कहा नहीं, कुछ जंगें होती हैं जो लड़ी जाती हैं सिर्फ जीत के लिए नहीं। साथ ही उन्होंने बहुत कुछ कहा भी नहीं। मतलब उन्होंने ये भी कहा कि अगर वो पंजाब की ये सीट जीत जाते तो पंजाब का वो हाल ना होता, उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो तो वज़ीर ख़ारजा बन गए, बेसिकली वो वज़ीर आला पंजाब नहीं बन सके। हाँ, और 2018 के आम इंतखाबात में शाह महमूद कुरैशी साहब ने सूबाई असम्बली से इंतखाब लड़ा था, ये तो आपको बताई दिया, और सूबाई असम्बली की नशस्त से आज़ाद उम्मीदवार सलमान नईम ने शाह साहब को तकरीबन 3500 वोटों से हराया था। और याद दिला दें कि 2018 की इंतखाबी मुहिम में शाह साहब बारहा वज़ीर आला पंजाब की कुर्सी के इशारे देते थे, अब्दुल्ला, जिस तरह आप कह रहे हैं, और सलमान नईम को PTI ने टिकट नहीं दिया था, तो उन्होंने आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इंतखाब लड़ा और PTI के शाहजी को जेर किया था। शाह महमूद पहले भी जहांगीर तरीन के खिलाफ बातें करते थे। क्या आने वाले इंतखाबात में मुझे टिकट इन हजरात ने देना है? सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं उस दिन सियासत से खैर बात कह दूंगा जिस दिन मुझे इनके सामने टिकट के लिए हाथ फैलाने पड़े। मैं इज्जत से घर चला जाऊंगा। वो सियासी किस्म मकतब हैं, वो हमें रोशनी दिखाने आए हैं। वाह वाह तेरी अदावा, वाह तेरी अदावा।
ये वो वक्त है ना जब तरीन साहब बड़े खान साहब के करीब थे। वैसे ये जो बातें होती है ना, मैं सियासत को खैर बात कह दूं, किसी ने कोई नहीं कहा आज तक सियासत को खैर बात। ये अब मेरा ख्याल है कि लोग इतने इंटेलिजेंट हो गए हैं कि दे कैन डिसाइफर कि कौन सी बातें सिर्फ बातें हैं और कौन सी चीज़ें। अच्छा, ये पहली मर्तबा है कि उन्होंने अपनी पार्टी पर ऐसे इल्ज़ाम लगाए। मतलब उन्होंने एक्चुअली 2018 के इलेक्शन में अपने आप की अपनी हार को PTI की से मंसूब किया है कि उन्होंने ये काम किया उनकी वजह से। हाँ, इमरान खान के लिए भी किसी धचके से कम नहीं है। अब शाह महमूद कुरैशी की बातों से एक चीज़ तो वाज़ेह थी कि उनका गुस्सा सिर्फ जहांगीर तरीन तक महदूद नहीं है, बल्कि वो साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की कारकर्दगी से भी सख्त नाला थे। दूसरे अल्फाज में वो अपनी पार्टी को बता रहे थे कि वो वज़ीर आला पंजाब होते तो तहरीक इंसाफ को पंजाब में जो सियासी नुकसान हुआ वो ना होता। और जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में काफली के रहनुमा कामिल अली आगा ने तस्लीम किया कि शाह महमूद कुरैशी को हरवाने में अलीम खान का ज़्यादा किरदार था, क्योंकि वो खुद को वज़ारत आला पंजाब के उम्मीदवार के तौर पर पेश करना चाहते थे, या वो अपने आप को ये उम्मीदवार समझते थे। और शाह महमूद कुरैशी ने जिस तरह खुलकर बातें की हैं, वैसे कुछ लोग दबे दबे तबसरे कर रहे हैं, लेकिन लेट्स सी कि शाह साहब कहीं अपनी ही सियासत का रुख बदलने का तो नहीं सोच रहे हैं आने वाले दिनों में। देखिए, बात ये है कि बेशक कहीं जी स्पेकुलेट नहीं करना चाहिए, लेकिन उनकी अपनी स्टेटमेंट्स देखिए ना। व्हाई वुड ही नाउ से दीज थिंग्स अगर उनके कोई और इरादे ना होते। लेकिन इससे ज़्यादा और उन्होंने क्लियर कह दिया कि अगर वो वज़ीर आला पंजाब होते तो पंजाब का यह हाल ना होता जो उस्मान बुज़दार साहब ने किया है। एंड इट माइट इवन हैव बीन ट्रू, हु विल नो, पता तो नहीं चलेगा ना अब। अच्छा, जल्दी से कुछ और बात कर लें और आपको बताएं कि कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान सिकंदर आजम, बाबर आजम, इनके साथ तो नाम के साथ बहुत कुछ लगा दो। T20 और वनडे रैंकिंग के नंबर 1 बैटर बाबर आजम का एक और एजाज, और वो क्या है जी, ICC T20 रैंकिंग में सबसे ज्यादा तवील अरसे तक नंबर 1 बैटर रहने का रिकॉर्ड भी बना दिया इन्होंने, विच इज नो सरप्राइज फॉर अस। और इससे पहले रिकॉर्ड था विराट कोहली के पास 1013 दिनों का, और अब ये रिकॉर्ड तोड़ा है बाबर आजम ने। T20 रैंकिंग में दूसरी पोजीशन पर मोहम्मद रिजवान है, और रिकॉर्ड ब्लास्टर जो है वो सर्टनली कौन है, नन अदर देन बाबर आजम। ICC वनडे रैंकिंग में भी नंबर 1 पर मौजूद है, नंबर 1 बैटर की जगह पर मौजूद है, जबकि टेस्ट रैंकिंग में बाबर आजम चौथे नंबर पर हैं। सो कंग्रेचुलेशंस। सो बहुत सारी खबरों में जब ये खबर मिली ना हमें, तो ये बड़ा अच्छा लगा था सुन के लिटरली। तो हमने सोचा व्हाई नॉट आपको भी ज़रा फील गुड स्टोरीज कुछ बता दें। तो आज से रिकॉर्ड ब्लास्टर का नाम भी हमने, इनके इतने और टाइटल्स हैं बाबर आजम के, तो हमने कहा ये भी साथ जोड़ दिया जाए, बिकॉज ये तो ही इज़ ऑन अनदर लेवल ऑल टुगेदर। इनकी जो स्टीम है ऐसा ही है कि कोई और मैच नहीं। अच्छा जी, कल एक और कहानी सामने आई, कासिम अब्बासी, परसों इनफैक्ट, और कल सारा दिन ये कहानी गर्दिश करती रही, और वो कहानी थी कुछ मजीद तहाइफ। एक तो इससे पहले घड़ियाँ बेचने की कहानियाँ सामने आती रही हैं ना, कि कौन कौन सी घड़ियाँ बेची, उसके अलावा कौन कौन सी घड़ियां, तहाइफ, कपलिंग्स, पेन, अंगूठियां एटसेट्रा बेचे गए, कहां से आए थे। कर रहे हैं थोड़ी सी बैकग्राउंड, तोशा खाना की हम बात कर रहे हैं, और ऑब्वियसली आपको पता है इस पे बड़ी बातें, बड़ी स्पेकुलेशन, और कुछ सच कुछ झूठ, बड़ी स्टेटमेंट्स, तरदीद, ऑलमोस्ट पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज इस बात पे हुई हैं कि क्या क्या बेचा गया, कब बेचा गया, तो उसकी और डिटेल्स जो हैं वो निकलना स्टार्ट हो गई हैं। कासिम अब्बासी हमारे साथ भी होंगे रिपोर्टर, जो कि जिनकी ये सारी न्यूज़ है। लेकिन सबसे पहले आपको ये बता दें कि खान साहब, इमरान खान साहब की तोशा खाना के हवाले से कहानियां जो हैं वो सबकी जुबान पर ही हैं। ऑब्वियसली ये तो सब कुछ चल ही रहा है, लेकिन अब बाकायदा तहकीकात में नए इंकशाफात जो है वो आ रहे हैं, और तहकीकात के मुताबिक खान साहब ने तोशा खाना से ये घड़ियाँ अपनी जेब से नहीं खरीदी, और घड़ियों की फ़रोख्त से मिलने वाली रकम से 20% ख़जाने में जमा कराया। 20% याद रहे, हालांकि आपको पता ही होगा कि इन्होंने खुद जो है इसको 50% करार दे दिया था वाइल दे वर इन द हुकूमत। अच्छा, तो तब उन्होंने कर दिया। 3 घड़ियों की मालियत में ज़रा आपको एग्जैक्ट बताता हूँ कि क्या हुआ। 3 घड़ियों की मालियत 15 करोड़ 40 लाख रुपए थी। घड़ियाँ खरीजी मुमालिक के शाही खानदानों ने तोहफे में दी थी। इमरान खान ने तोशा खाना से 3 कीमती घड़ियाँ फरोख्त की, 3 करोड़ 60 लाख रुपए का मुनाफा हासिल किया। और हैरान कुन अमर यह है कि इमरान खान ने 2018 में मिलने वाली 3 घड़ियाँ तोशाखाना में रजिस्टर कराने और उनकी कीमत का तखमीना लगवाने से पहले ही बेच दी थी, जो कवायद के खिलाफ है। और फवाद चौधरी इन इंकशाफात पर क्या जवाब देते रहे हैं, ये भी सुन लीजिए।
मेरी घड़ी है, चाहे मैं फेंक दूं, तो आप कौन होते हैं पूछने वाले? जब मैंने ले ली कानूनी तौर के ऊपर, मेरी घड़ी है, मैं उसको बेचूं, रखूं, किसी को प्रेजेंट कर दूं, फेंक दूं, इसको आप पाबंदी तो नहीं कर सकते। देखिए इमरान खान को तो करें ना घड़ी बेच दी, जो जरदारी साहब ने BMW गाड़ी ले ली थी, गिलानी साहब ने गाड़ी ले ली थी, ये सबका निकाल ले तोशाखाना और सबका करें, कोई इशू नहीं। ये बात ये लगती है कि वज़ीर आज़म मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा हो, 16 अरब रुपया बाहर भेज रहा हो, प्रॉब्लम है। PM साहब की बात से एग्री नहीं करता था, मैंने कहा था ये सड़क वगैरह ये आपका राइट है, आप बनवाएं। उन्होंने कहा नहीं पैसे नहीं है, हम खजाने से क्यों निकलवाएं, ये बेच के तो उन्होंने वो सड़क बनवा दी। नहीं तो फिर फवाद चौधरी साहब फ़र्क तो फिर कुछ ना हुआ ना, बातें तो हम उनकी भी करते हैं तो आपकी भी करेंगे, मतलब फिर डिफरेंस जिसके ऊपर जिसके बलबूते पे आप लोग खड़े होते हैं वो डिफरेंस ख़त्म होता नजर आ रहा है। दैट इज़ द प्रॉब्लम, जो चीज़ कोई समझ नहीं रहा। यहाँ भी सर सारा काम तोहफों पे चलता है। वो हीरे की अंगूठी वाली कहानी भी आई थी, बहारों की भी कहानी, बहुत कहानियाँ भी। कानूनी एतबार से खान साहब का ये अमल जो है ये तो ऑब्वियसली दुरुस्त है या नहीं है, ये बहस अलहदा है, लेकिन लोग बहरहाल खान साहब को उन्हीं के बनाए पैमानों पर परख रहे हैं। तो हमने भी यही बात की थी, ये जो डिस्टिंग्विश करने वाली बात होती है ना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बाकियों से कितने मुख्तलिफ हैं। अगर आप भी वही करेंगे जो बातें बाकी कर रहे हैं तो फिर क्या हुकूमत ने भी इस पर बहुत सी बातें की हैं, लेकिन सर्टनली कोई इक़दाम नहीं कर सके इस सिलसिले में। और बाय द वे ये जो 3 घड़ियों की नई कहानी आई है, ये उसके अलावा है जो इससे पहले बेचने की कहानी सामने आई थी। सो अपेरेंटली जब वो बेची थी तो उससे भी सड़क, कौन सी सड़क है जो ख़त्म ही नहीं हो रही, जो इनसे भी सड़क बनी है, हर घड़ी से सड़क ही बन रही है बस। खैर, रिपोर्टर रोजनामा द न्यूज़ कासिम अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। कासिम, आपकी रिपोर्ट में जिन घड़ियों का जिक्र किया जा रहा है या किया है, तस्वीरें भी हैं, सबूत भी हैं, रिसीट्स तक हैं, बताया जा रहा है कि इस एक मशहूर घड़ी के अलावा है जिसका चर्चा पहले भी हो चुका है। तो वैसे हम थोड़े कंफ्यूज हो गए हैं, टोटल कितनी घड़ियां लेकर बेची गई हैं? एक ऑफिशियल इंक्वायरी के थ्रू जो है ये सब चीज़ें सामने आई हैं, और ये घड़ियों का सिलसिला अब ये अलग थी या वही थी ये, क्योंकि उसी इंक्वायरी में उसी की जो थी वो जो फाइंडिंग्स थी उसमें इसी तरह से लिखा था कि ये घड़ियां जो आपको पता है उस्मान मंजूर साहब फैक्ट फोकस के जो एडिटर हैं, उन्होंने अपनी ये खबर शाया की थी जिसमें उन्होंने सारी तफसीलात दी थी तोहफ़ों से मुतल्लिक जो बुशरा बीबी और इमरान खान को दी गई थी और उन्होंने जो आगे सेल आउट की थी। अच्छा, ये घड़ी जो आपने पूछा है कि इसकी टाइम लाइन क्या थी, ये घड़ियाँ जो थी इनको दी गई थी 2018 में, 2 घड़ियाँ जो इनमें से थी 2018 में दी गई थी, और एक जो घड़ी थी जिसकी जो असेस्ड वैल्यू थी वो 10 करोड़ 40 लाख रुपए है, ये जो थी इनको 2019 में दी गई थी, और 2019 में ही इन्होंने जो है इसको सेल आउट किया था, और जो इनिशियल जनवरी के मंथ में, और जो 2 बाकी घड़ियाँ थी वो 2018 में इन्हें मिली थी, दोनों नवंबर के महीने में मिली थी, और वो भी इन्होंने उसी वक्त जो है सेल आउट की थी। अच्छा, ये सब कुछ तो ठीक है। कासिम, ये बताएं कि रिपोर्ट के मुताबिक तहरीक इंसाफ हुकूमत के अपने बनाए कवानीन जो कि खुद उन्होंने बनाए हैं, उनमें तयशुदा परसेंटेज जो थी वो भी नहीं दी गई। तो अपना कानून खुद बनाया लेकिन उसको भी ऑनर नहीं किया, तो इसकी मंजूरी किसने दी, कैसे दे दी? जी देखिए, बिल्कुल अब इसकी मंजूरी किसने दी या कैसे हुआ इस पर तो मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि इस तरह की मेरे पास कोई एज सच इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन आपको पता है कि जो भी ऑफिशियल जो फॉरेन डेलीगेट्स होते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर को जो तोहफे देते हैं, उसको जो सारा है वो कैबिनेट डिवीज़न देखता है, और जो तोशाखाना के सारे मामलात होते हैं वो भी कैबिनेट डिवीज़न के अंडर आते हैं। तो जो आपने ये बात की कि इन्होंने जो रकम कम दी, बिल्कुल ऐसा ही है। एक जो इसमें से तोहफा है जो मैंने अभी आपको पहले भी बताया था, जो कि घड़ी सबसे एक्सपेंसिव है इनमें से, जिसकी कीमत 10 करोड़ रुपए है, वो इन्होंने रिटेन की आफ्टर द अमेंडमेंट जो इन्होंने की थी उसमें तोशाखाना रूल्स में। आपको पता है पहले जो थी 20% वैल्यू पे जो है आप रिटेन कर सकते थे, तो जब PTI हुकूमत आई इमरान खान के अंडर जो है ये तोशाखाना के रूल्स को अमेंड किया गया, और जो रेट था वो बढ़ा के 50% पे कर दिया गया। तो जो पिछली 2 घड़ियाँ थी वो तो उन्होंने 2018 दिसंबर से पहले ही, जब अमेंडमेंट आई उससे पहले ही उन्होंने रिटेन की, तो वो तो ऑब्वियसली 20% पे ही होनी थी। लेकिन जो ये थर्ड घड़ी थी जो कि जिसकी कीमत भी सबसे ज़्यादा थी और जिसका मतलब इस तरह भी जिक्र भी बहुत हो रहा है, ये इन्होंने जो है 20% पर ही ली, डिस्पाइट इसके कि इनकी अपनी हुकूमत ने जो है उन रूल्स को अमेंड किया था और वो वैल्यू जो है रिटेन वैल्यू 50% पे लेके गए थे। अब ये कैसे हुआ है, ये किसने कहा है, क्या ये मतलब किसी की तरफ से उनको कहा गया था, एडवाइस किया गया था, या उनका अपना फैसला था, ये दैट स्टिल नीड्स टू बी प्रोब। अब देखेंगे इसमें क्या चीज़ें सामने आती हैं। हुकूमत को जाहिर सी बात है इस पर इंक्वायरी करनी चाहिए।
घड़ी सबसे ज़्यादा जिसकी कीमत की जिसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 10 करोड़ रुपए बताई गई है, ग्राफ की घड़ी आई गेस थी वो, जिसके साथ कफलिंग भी थे, सारा कुछ था, वो जो है 20% पर ही रिटेन की गई। 50% का कानून हालांकि उस वक्त तक आ चुका था। कासिम, अब ये बता रहे हैं आप कि सब कुछ सरकारी तहकीकात में ये सामने आ रहा है। अगर तहकीकात में सब सामने आ रहा है तो हुकूमत कोई कार्रवाई करने की मजाज है, कर सकती है, कोई कानूनी पेचीदगी है, या फिर यहाँ कोई कानून नहीं तोड़ा गया? अखलाकी कदरों पर तो हम बात कर रहे हैं, कर सकते हैं, लेकिन क्या यहाँ कानून कोई तोड़ा गया है? शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत अभी आई तो एक एडवोकेट थे इस्लामाबाद के, उन्होंने जो है राइट ऑफ एक्सेस टू इंफॉर्मेशन के थ्रू कैबिनेट डिवीज़न से सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन थी तोहफ़ों की, जो 1947 से अभी तक जितने भी वज़ीर आज़म से लेके जो छोटे अफसरान लेवल तक जितने भी ऑफिशियल जो नुमाइंदे हैं, उनको जितने भी तोहफ़े रिसीव उन्होंने किए आज तक, उनसे जो है वो इन्फॉर्मेशन मांगी थी। आपको पता है उस वक्त जो है शहबाज शरीफ साहब सऊदी अरब का भी जो है ट्रिप करके आए थे और साथ एक और जगह से भी होके आए थे, तो उससे मुतल्लिक भी जो है उन्होंने इन्फॉर्मेशन मांगी थी। लेकिन उनको मैं आपको बताता चलूँ कि उनको ये इन्फॉर्मेशन मौजूदा हुकूमत ने डिनाई कर दी और उनको जो है ये उस पर सीक्रेसी मेंटेन कर दी। और उस पर मैं आपको बताता चलूँ कि उन्होंने ये वजाहत की कि हम जो है महीने के अंदर अंदर, मेरी एक बात हुई काबीना के एक अहम ओहदेदार से, तो मैंने जब उनसे पूछा कि आपने क्यों इस तरह सीक्रेसी मेंटेन किया, आप इमरान खान साहब को उनकी हुकूमत में तो बड़ा ऑब्जेक्शन करते थे कि आप तो शखाना की जो डिटेल्स हैं वो सामने करें और ट्रांसपेरेंसी लाएं, तो उन्होंने मुझे ये बताया कि जो अभी कुछ ही टाइम में विद इन अ मंथ उन्होंने मुझे बताया कि वो जो है एक नई पॉलिसी जो है इंट्रोड्यूस करने लगे हैं जो इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस जो हैं उनको फॉलो करेगी। इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस अब आपको पता है बरतानिया हो गया, अमेरिका हो गया, वहाँ पे आप इधर बैठे हुए उनके सारे जो हैं जितने भी उनको तोहफे जो मिलते हैं उसका सारा रिकॉर्ड हम जो है देख सकते हैं। तो अभी ये इस खबर को भी मेरी और इस इंफॉर्मेशन को भी जो है महीने से ज़्यादा गुजर गया, इनफैक्ट 2-1 महीने गुजर गए हैं, लेकिन अभी तक हम देख रहे हैं कि कोई ऐसी पॉलिसी नहीं आई। कासिम अब्बासी, बहुत बहुत शुक्रिया, और सब कुछ आपके सामने है। अब क्या कानून तोड़ा गया, नहीं तोड़ा गया, कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, दैट रिमेन्स टू बी सीन, लेकिन एटलीस्ट एवरीथिंग हैज़ टू बी आउट देयर। देखें, अभी कासिम ने कहा कि वो इस हुकूमत से भी ये डिटेल लेने की कोशिश करते रहे हैं, लेकिन इस हुकूमत ने भी अब तक ये डिटेल शेयर नहीं की है। शहबाज शरीफ साहब भी अभी आपको पता है सऊदी अरेबिया का दौरा करके आए, उसमें और भी बहुत सारे फॉरेन डिग्निटरीज, मतलब हमारे अपने जो डिग्निटरीज हैं उनके हमरा थे, जिसमें फॉरेन मिनिस्टर भी शामिल हैं और भी बहुत लोग शामिल हैं, हाई ऑफिशियल्स भी शामिल हैं। उनको क्या तोहफे मिले वो सर्टनली तोशा खाना में जमा तो हो गए, लेकिन उसकी तफसील भी आनी चाहिए ना। मतलब जब स्टैंडर्ड सेट कर ही रहे हैं तो अपने लिए भी फिर वही पैमाना रखें जो अपने से पहले वालों के लिए पैमाना और रखा एतराज़ जो पाकिस्तानी है ना, जो आम आदमी है, वैसे तो ऊपर से जो कुछ करता है हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ बात ही कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट उसकी एक क्लैरिटी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, पता हो, उस हुकूमत का भी पता हो, ये प्रेजेंट मौजूदा हुकूमत का भी पता हो, लेकिन कोई बताने को वैसे तैयार होता नहीं है। तो ये हमें ज़रा एतराज़ है कि और पता है क्या, ये जो सड़क बना, हर घड़ी जिस पे बेचने की बात आती है ना, उससे सड़क बन रही है, एक तो पता नहीं कौन सी शाहराह कराकरम है जो बनी है इन घड़ियों से, जो खत्म ही नहीं हो रही, बनती चली जा रही है। और दूसरा, दिस एक्सप्लेनेशन इज रादर क्यूट टू बी ऑनेस्ट, इट्स अनोइंग और अनबिलीवेबल टू, तो लिहाजा आसानी से बिलीव ना कीजिएगा। आगे चलते हैं। आगे चलते पता है क्या, ये दिस साउंड्स इन बैड टेस्ट, मतलब आपको किसी मुमलिकत का सरबराह एक तोहफे दे रहा है एज अ स्टेट हेड, एज अ प्राइम मिनिस्टर, और आप वो जिना सुपर मार्केट में जाके बेच रहे हैं यार वो घड़ियाँ। हाँ, मतलब ये गलत बात है। इस पे हम मज़ीद बहुत बात कर सकते हैं, लेकिन हमें नहीं करनी चाहिए, तो हम जल्दी से आगे चले जाते हैं। और हमारे बहुत ही इंटरेस्टिंग गेस्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे हमने बहुत सी बातें करनी है। अच्छा, कहते हैं कि इंसान एक ही ज़िंदगी जीता है, मगर कुछ बासलाहियत लोग इस ज़िंदगी में कई ज़िंदगियाँ जो हैं वो जीते हैं। पाकिस्तानी निजात बरतानवी उस्मान यूसुफज़ादा उन्हीं में से एक लकी वन हैं, और वो तख्लीकी सलाहियतों की मेराज पर हैं। फैशन डिज़ाइनिंग की तो लेडी गागा, बियॉन्से, टेलर स्विफ्ट जैसी मशहूर शख्सियात के पसंदीदा डिज़ाइनर बन बैठे। मुजस्मा साजी की तो जिसने देखा वो दिलदादा हो गया कि क्या इनका कमाल का काम है। उस्मान यूसुफज़ादा वो पहले पाकिस्तानी बन गए हैं जिनके आर्ट वर्क की नुमाइश जो है वो रॉयल एल्बर्ट हॉल में होने जा रही है। मुजस्समा साजी हो, फैशन डिज़ाइनिंग हो, इसके साथ साथ एक किताब भी इन्होंने लिखी है और बहुत से काम करते हैं। तो ये सारा कुछ हम उस्मान यूसुफज़ादा से ही पूछ लेते हैं। उस्मान, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, वेलकम टू पाकिस्तान, वेलकम टू जियो पाकिस्तान। कैसे हैं आप, एंड व्हाट ब्रॉट यू टू पाकिस्तान, व्हाट ब्रिंग्स यू टू पाकिस्तान? तो the first time
तकरीबन ज़्यादातर जो हमारा बाहर मुल्कों में, हाँ, इन द UK we're always put together कि साउथ एशिया, इंडिया के साथ, बांग्लादेश के साथ, श्रीलंका के साथ। तो पहली दफ़ा ये 75 साल की आज़ादी के मौके पर मैं नुमाइश कर रहा हूँ UK में। तो इसी ज़रिए से मैं पाकिस्तान आया। पाकिस्तान में ज़्यादातर मेरा फैब्रिकेशन, कारीगरों से काम कर रहा हूँ, टैपिस्ट्रियाँ बना रहा हूँ, चारपाइयाँ बना रहा हूँ। एक किश्ती मैंने इब्राहिम हैदरी में बनाई है। वंडरफुल। हाँ, तो ये सब सामान वहाँ जाएगा। और यानी आप उस कलेक्टिव आइडेंटिटी से निकल के अपनी पाकिस्तानियत, अगर कोई टर्म हो, तो आप वो ज़्यादा नुमायाँ करना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल। देखिए मेरी पैदाश उधर की है, वो कहते हैं कि ना उधर का ना इधर का, टू सम एक्सटेंट। बट लेकिन जो मौका मिलता है बेसिकली उस पर मैं फोकस, जो कहानियाँ मैं सुनाना चाहता हूँ बेसिकली। तो ये जो टैपिस्ट्री किए हों ज़्यादातर उनकी इंस्पिरेशन है मोहनजोदारो टाइप सॉर्ट ऑफ फिगर्स, या जो प्रीस्ट हो या डांसिंग गर्ल की। तो इस ज़रिए में जो हमारा है, ज़ाहिर है हमारी बुनियाद मुसलमानियों की, आई मीन एज अ मुल्क बेसिकली, हाँ, बट हमारी उससे भी पहले भी, उससे भी पीछे से भी हाँ पहचान है। एंड देन वी कांट, यू नो, हम उसको बुला भी नहीं सकते। हाँ, उसको भी हर चीज़ हमें शामिल करनी है कि अच्छा उस्मान, ये सेंसिटिविटी, जो ये एहसास, रियलाइजेशन, ये ज़्यादातर उन लोगों को आती है जिस तरह आप ही ने अभी कहा कि ना इधर के ना उधर के, लेकिन माशाल्लाह मतलब काम आपने ज़बरदस्त किया और मौके आपको बड़े अच्छे मिले। तो ये उस अगर मैं वर्ड यूज़ करूं डेप्रिवेशन, वरना तो जी पाकिस्तान के हैं, पाकिस्तानी हैं, हमें अपनी आइडेंटिटी का पता है, इंडियन है तो इंडियन है, हर किसी को पता होता है। जब आप इमिग्रेंट होते हैं, कहीं जाते हैं, तो उस कन्फ्यूजन में ज़्यादा आर्टिस्टिक टैलेंट आपका उभरता है। डू यू फील कि ये होता है? ज़ाहिर है, आई थिंक डेफिनेटली कि लेकिन there's a phrase होता है in English that you're always looking, you're sort of looking inward against a window, कि शीशे के, हाँ, जैसे दुकान होती है ना शीशे के, you're looking into a window, कि तुम उसमें शामिल नहीं होते हो उस सोसाइटी में कि to some extent। So true, बिल्कुल। और तुम तकरीबन, और ज़्यादातर जो आर्टिस्ट और जिस तरह के बंदे होते हैं वो इसी पे लाइक, आई मीन इसी सिचुएशन पे, इसी काइंड ऑफ लाइक क्रिएटिव मोमेंट्स पर, हाँ, उसी पर तकरीबन मैं ज़्यादा उससे बहुत सारी चीज़ें हासिल कर लेता हूँ। राइट। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि आप बहुत कुछ करते हैं, मतलब मुजस्समा साजी भी, अब आप कुछ चीज़ें जो बना रहे हैं, मतलब कश्ती भी बना ली, टेपिस्ट्री भी बना रहे हैं, लेकिन साथ में आपने बड़े हसीन कपड़े भी बनाए हैं। तो आप अपने आप को एक फैशन डिज़ाइनर प्राइमरीली समझते हैं, एक विजुअल आर्टिस्ट समझते हैं, क्या समझते हैं? व्हाट डू यू रिलेट? डिसिप्लिनरी आर्टिस्ट आपने कहा था, समझाएं। हमें ज़रा पहले मैंने फैशन से शुरू किया था। आपने पढ़ा फैशन ही? हाँ, मैं एंथ्रोपोलॉजी पढ़ा था और फैशन पढ़ा था बाद में। हाँ, so I have like an academic as well as a kind of a practical creative background। तो मुझे तकरीबन, मैं अपने आप को अभी फैशन डिज़ाइनर नहीं कहलाता, मैं कहलाता हूँ गारमेंट मेकर। बिकॉज फैशन का ये भी है जो माहौलियाती इश्यूज़ हैं, इसमें मसाइल हैं, बेसिकली जो एनवायरमेंटल वेस्ट है, हर नए मौसम के लिहाज से तकरीबन नया फ़ैशन आ जाता है। तो मेरे ख़्याल में वो लफ्ज़ काफ़ी गलत है। सही। तो बेसिकली कि यू बाय एवरीथिंग अगेन नेक्स्ट सीजन एंड स्टफ लाइक दैट, तो ज़्यादातर कहीं नहीं होता है। आई मीन दिस इज़ बिकम, ये कैपिटलिस्ट सिस्टम है मेरे लिए। तो मैं कब से शुरुआत से मेरा जो रास्ता था थोड़ा अलग था। तो उसमें मैं ज़ीन भी बनाता था जिसको कहते हैं मैगज़ीन। तो वो क्रिएटिव आर्टिस्ट के ज़रिए हम लोग इकट्ठे हो के एक मैगज़ीन बनाते थे तकरीबन हर सालाना ऑन ईच टॉपिक पे। और बाद में तकरीबन विजुअल आर्ट्स में आ गए मैं, एक्टिविज़म में इन द सेंस में, पर मैं तकरीबन लिखता था, आई रोट ऑन। अच्छा, बड़े बड़े स्टार्स मतलब बियॉन्से, लेडी गागा, टेलर स्विफ्ट, इन तक मतलब एक इमिग्रेंट आर्टिस्ट का इन तक काम पहुंचना और फिर इनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस, कुछ उस बारे में बताइए। दुनिया काफ़ी बड़ी है तकरीबन। मैं लंदन में बेस्ड हूँ, तो ये ज़्यादातर लोग LA में बेस्ड हैं, हॉलीवुड में। हाँ, तो वहाँ मैं चीज़ें भेजता हूँ, कभी कभार जाता हूँ।
किन लोगों से थोड़ी सी फिटिंग हो जाती है, किन में ज़्यादातर भेज देते हैं और वो खुद अपना बेसिकली उन अपने स्टाइलिस्ट से कर लेते हैं। तो मौका मिला हुआ है कि टू दीज पीपल हु आर इन द स्पॉटलाइट दैट कैन, वो तकरीबन मुझे उनके ज़रिए से आई हैव मोर विजिबिलिटी, बट आई मीन उनमें से भी आई मीन खुशी होती है देख के, बट इट्स नॉट ऑलवेज द फुल पिक्चर। यू आई मीन मुझे बहुत सारी चीज़ों का एहसास है, यू नो लाइक एनवायरनमेंट, हम करते क्या हैं, लाइक यू नो मैनी चीज़ें। और लेकिन हम इसी दुनिया में रहते हैं, तकरीबन ये दुनिया की उम्र चाहे छोटी हो या लंबी हो, थोड़ी सी हद के लिए, हाँ, एंड यू हैव टू मेक द मोस्ट, यू डोंट हैव टू मेक द मोस्ट बट यू हैव टू मेक द लीस्ट इम्पैक्ट। कि तुम ये नहीं कर रहे हो कि तुम्हारे बच्चों के लिए, तुम्हारे ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए आगे क्या होगा। हाँ, अच्छा, आर्टिस्ट में वैसे इतना एहसास होता है, हसास तो होते ही हैं, सेंसिटिव, और डेफिनेटली आपसे बात करके भी ये लग रहा है कि माशाल्लाह आपने इतना कुछ किया हुआ है, आप काम कर रहे हैं बीच में। और गुड लक फॉर द शो जो आप पाकिस्तान की आज़ादी के 75 साल मुकम्मल होने पर शोकेस कर रहे हैं। यहाँ की बहुत सारी चीज़ें आप लेकर भी जा रहे हैं। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। हाल ही में बाइख्तियार ख़वातीन और मजहबी आज़ादी के मौजू पर होने वाले फिल्म के मुकाबले में जीनत बीबी की शॉर्ट फिल्म ने पहली पोजीशन हासिल कर ली। ये हमारी अपनी जीनत बीबी हैं फ्रॉम पेशावर। शॉर्ट फिल्म का मौजू शिद्दत पसंदी से मुतालिक था। कामयाबी मिलने के बाद जीनत बीबी इस तरह के मज़ीद प्रोजेक्ट्स बनाने का भी इरादा रखती हैं और आज वो हमारे साथ हैं, हमारी मेहमान हैं। अस्सलाम वालेकुम जीनत, बहुत बहुत मुबारक। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? बिल्कुल ठीक ठाक, और आप पहले भी हमारे शो का हिस्सा रही हैं। वेलकम बैक टू जियो पाकिस्तान। बताइएगा सबसे पहले तो इस समिट के बारे में भी बताइएगा जो डीसी में हुआ, इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम समिट, और फिर अपनी फिल्म के बारे में बताएं। जी बिल्कुल, हमारी असल में एक फेलोशिप थी एम्पावर वुमेन मीडिया की जानिब से। उसमें पिछले साल वगमा फ़िरोज़ ने यहाँ पर अवार्ड विन किया था और इस बार जो है उन्होंने ही कनेक्ट किया एम्पावर वुमेन मीडिया को पाकिस्तानी जर्नलिस्ट्स के साथ। उसमें जब एक फेलोशिप, उस फेलोशिप में हमारा सिलेक्शन हुआ और हमने कोई 6 से 8 महीने की कोई फेलोशिप वो अटेंड की। उसमें हमें सिखाया गया कि इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम के हवाले से कवानीन कौन कौन से हैं, UN जो है उसके हवाले से क्या कहता है, और ये किस तरह से एक आम शहरी का हक है कि वो अपने रिलीजियस फ्रीडम को एंजॉय करे, वो अपने मजहबी अकायद की बुनियाद पर उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो। तो इस हवाले से जब सीखने को मिला, एट द एंड उसमें हमें असाइनमेंट दी गई कि शॉर्ट फिल्म बनाएं हम। तो शॉर्ट फिल्म जब हमने बनाई और उसमें कंपटीशन में वो गई, इंटरनेशनल कंपटीशंस थे 2, तो उसमें जो मैंने जो कंपटीशन विन किया है वो वुमेन एम्पावरमेंट एंड रिलीजियस फ्रीडम फिल्म कंपटीशन 2022। उसमें ग्रैंड प्राइज जो है वो मेरी फिल्म ने विन किया और मेरी फिल्म का टाइटल था शी स्टूड अगेंस्ट रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म। इसमें एक खातून की कहानी है और कि किस तरह से वो एक वार टोर्न जोन में खड़ी हुई और उन्होंने जो इंटरफेथ हार्मनी के डायलॉग्स थे वो ऑर्गेनाइज करवाए। तो ये किस खातून की कहानी है? ये किसी एक्चुअल असली कहानी है जो आपने इस फिल्म में प्रेजेंट की है, या एक फर्जी कहानी है जो आपने एक शॉर्ट फिल्म में प्रेजेंट की है? ये भी बताइएगा ज़रा। ये बिल्कुल एक्चुअल कहानी है मैमूना खान की, जो कि मैमूना अख्तर की, जो कि पेशावर बेस्ड एक खातून है और वो डायलॉग्स जो यूथ हैं उनकी डायलॉग्स करवाती थी। एक ही छत तले तमाम रिलीजन्स के जो यंगस्टर्स हैं उनको इकट्ठा करना और उनके साथ फिर इंटरफेथ हार्मनी पे बात करना, इस तरह के वो डायलॉग सेशंस। अच्छा जीनत, ये घिसा पिटा सवाल होगा लेकिन ज़रूर आपसे पूछना चाहेंगे, मतलब एक्चुअल एक तो वो फिगर है मैमूना अख्तर जिनकी आप बात कर रही हैं, उनका अपना काम इतना मुश्किल, फिर उसके ऊपर एक फिल्म बनाना, पेशावर में आप रहती हैं, मतलब ये किस तरह आपने कर लिया? क्या आपको कोई वैसे खौफ था कि ये तो टॉपिक इटसेल्फ ही मुतनाज़े हो सकता है? बिल्कुल, ये बहुत एक ब्रेव डिसीजन था। इसमें मैमूना अख्तर की कहानी में वो उनका भी यही कहना था कि उनको भी लोग यही डराते थे कि यहाँ पर मजहब के हवाले से तो बात करना ऐसे है कि आप जैसे आग के साथ खेल रहे हैं, आप पे कोई ब्लास्फेमी का केस हो सकता है, आपको कोई भी टारगेट कर सकता है, आपके साथ कुछ भी हो सकता है। लेकिन क्योंकि मैं शुरू से ही जब जर्नलिज्म की फील्ड में भी थी तब से मैं माइनॉरिटीज़ के हुकूक पे काम करती हूँ और उन्हीं की ज़्यादा रिपोर्ट्स वगैरह उन पर बनाना, उन्हीं की आवाज़ लाइक जो उनके
मसाइल हैं उनके बारे में बात करना, तो वो एक मेरा इंटरेस्ट था। और इसमें स्पेसिफिकली जो मैंने थीम उठाया है या जो मैसेज है वो बहुत स्ट्रांग है। अगर ये जो इस वक्त देख रहे हैं वो देखना भी चाहें तो यूट्यूब पे इस वक्त अवेलेबल है, शी स्टूड अगेंस्ट रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म के नाम से। इसमें मैसेज यही दिया गया है कि जब तमाम मज़ाहिब इंटरफेथ हार्मनी की बात करते हैं, मजहबी हमाहंगी की बात करते हैं, भाईचारे की बात करते हैं, अमन की बात करते हैं, तो फिर हम में इतना इंतशार, हम में इतनी शिद्दत पसंदी कहाँ से आ गई। तो इस फिल्म में मैंने स्पेसिफिकली तमाम मज़ाहिब की जो तालीमात हैं अमन के हवाले से, भाईचारे के हवाले से, इत्तेहाद के हवाले से उन पे बात की है, उनको उजागर किया है। ज़ीनत, ये सरप्राइजिंग भी है कि पेशावर जैसे शहर में हमारी सिख बिरादरी की बहुत बड़ी तादाद, फिर क्रिश्चियन कम्युनिटी और फिर मुसलमान तो हैं ही, ये हम आहंगी से रहते भी हैं और अब से नहीं दिहाइयों से रह रहे हैं। और सर्टनली ये जो डायलॉग हो रहा है, जो करने की कोशिश की जा रही है, जिस खातून की कहानी आपने पोर्ट्री की है, उनको तो हम खिराज तहसीन पेश करेंगे ही, लेकिन उसको ऑन रिकॉर्ड लाने पर आप भी सर्टनली दाद की मुस्तहिक हैं। आप ये बताइएगा, बड़े अवार्ड्स भी आपकी इस शॉर्ट फिल्म ने जीत लिए हैं, तो कौन कौन से जीत लिए हैं और कौन कौन से रह गए हैं, ये भी बता दें। इंटरनेशनल अवार्ड जो इस वक्त है वो मैंने जो विन किया है वो है वुमेन एम्पावरमेंट एंड रिलीजियस फ्रीडम फिल्म कंपटीशन 2022। और कल ही जो है IRF समिट शुरू हो गया है, 30 तारीख तक ही जाएगा वाशिंगटन DC में, USA में। उस IRF समिट जो इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम समिट है, उसमें भी हमारी जो फिल्म्स हैं जो कि जिन्होंने अवार्ड्स विन किए हैं, जो कि प्राइजेस विन किए हैं, उनको वहाँ पर स्क्रीन किया जाएगा, उनको वहाँ पर शोकेस किया जाएगा और तमाम पूरी दुनिया उसको देखेगी। हमारी ये जो विक्ट्री है, इसकी जो प्रेस रिलीजेस वगैरह भी हैं। बिल्कुल टाइम कम है, लेकिन हमें लगता है कि आप का ये मतलब ये कोई रुकने नहीं वाली है, आपने और भी बहुत ऐसा ही काम करना है। तो कोई आगे के कोई प्रोजेक्ट्स जिन पे आप काम कर रही हो, समथिंग दैट इज कमिंग, आप उसके बारे में जल्दी से बता दें। बिल्कुल, मैं क्योंकि फाउंडर भी हूँ genderlens.pk की, जो कि मेरी अपनी एक वेबसाइट है, एक इनिशिएटिव है, KP का फर्स्ट एवर वुमेन लेड डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म है। उसमें भी मैं बात करती हूँ वुमेन राइट्स के हवाले से, वुमेन के रिलेटेड इश्यूज़ के हवाले से, क्योंकि अगर देखा जाए तो हमारे मीडिया में ख़वातीन के मसाइल को बहुत कम स्पेस मिलती है। इवन रिसर्च बेस्ड अगर फिगर्स की हम बात करें तो लेस देन 5% कवरेज जो है वो ख़वातीन के मसाइल और ख़वातीन के इशूज़ पे, और उसके और बहुत से फैक्टर्स हैं कि मीडिया में ख़वातीन हैं ही बहुत कम। उसके बाद जो है ट्रांसजेंडर पर्सन्स, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ और बच्चों के जो मसाइल हैं उनके हवाले से ये मीडिया प्लेटफॉर्म है, उस पर मैं काम करती हूँ। और रिलीजियस फ्रीडम के हवाले से भी मैं शुरू से काम कर रही हूँ और अभी ऑनवर्ड्स भी करना चाहती हूँ। और इसका मैं क्रेडिट भी देना चाहूँगी अपनी फैमिली को, मेरे पेरेंट्स को। मैं इस वक्त जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनको मेरी यही रिक्वेस्ट होगी कि आप अपनी ख़वातीन को आगे बढ़ने दें, फ्लरिश होने दें, उनको सपोर्ट करें, क्योंकि अगर आज you are a force to reckon with। और आपसे दोबारा बात करके हमें याद आया कि माशाल्लाह आप बहुत ज़बरदस्त काम कर रही हैं, एंड यू आर समबडी दैट वी कैन टोटली लुक अप टू। ख़ास तौर पे ख़वातीन के लिए तो आप एक रोल मॉडल हैं। बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग विद अस एंड वंस अगेन बहुत बहुत मुबारक। नौजवान बच्चे बच्चियाँ जो देख रहे हैं, पर्टिकुलरली पेशावर सराउंडिंग्स, खैबर पख्तूनख्वा में, आपके यहाँ से ही एक लड़की ज़ीनत बीबी और इसके अलावा मैमूना जिनकी कहानी सुना रही थी, मतलब ये हैं वो लड़कियां जिनके फुटस्टेप्स को आप लोगों को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि ये बड़ा ज़बरदस्त काम कर रही हैं और पाकिस्तान का ना सिर्फ नाम रोशन कर रही हैं, अपने वालिदैन का नाम रोशन कर रही हैं, बल्कि यूथ को इंस्पायर भी कर रही हैं। थोड़ी सी क्रिकेट की बात करेंगे। इंग्लैंड न्यूजीलैंड के दरमियान हालिया टेस्ट सीरीज़ ने टेस्ट क्रिकेट को बदल कर रख दिया है और इंग्लैंड ने टेस्ट सीरीज़ 3-0 से जीत तो ली है, लेकिन जिस तर्ज का खेल इंग्लैंड ने खेला और जीते हैं वो बिलाशुबा टेस्ट क्रिकेट में एक नए बाब का आगाज़ हो सकता है। और तीनों टेस्ट मैचेस में इंग्लैंड ने जारहाना बैटिंग करते हुए कामयाबी से हदफ पूरा किया और उसके साथ ही इंग्लैंड वो वाहिद टीम भी बन गई है जिसने लगातार 3 टेस्ट मैचेस में 250 से ज़ायद के हदफ का कामयाबी से ताक़ुब किया है। जबकि पूरी सीरीज़ में आपको ये भी बता दें कि इंग्लैंड ने 4.54 के रन रेट से बैटिंग करके एक नया रिकॉर्ड भी कायम कर लिया है और इंग्लैंड ने टेस्ट क्रिकेट में बेजिगरी से खेलने की रिवायत डाल दी है। और अब पाकिस्तान समेत हर टीम को इसी तरह बेखौफ होकर खेलने की आदत डाल लेनी चाहिए, क्योंकि इंग्लैंड ने साबित कर दिया कि अब वो दिन गए जब टेस्ट मैचेस जो थे ना वो ड्रॉ हो जाते थे। अब वो ड्रॉ वाली बात नहीं है, अब जीत के दिखाओ। और रेड बॉल क्रिकेट के लिए नया दौर है और ये माइंडसेट की तब्दीली हर टीम को अपनाना पड़ेगी। तो ये हम अपनी टीम के लिए कह रहे हैं, जस्ट बाय द वे।
अच्छा जी, इसी पे हम बात करते हैं। स्पोर्ट्स एनालिस्ट हसन चीमा हमारे साथ मौजूद हैं। अब बहुत ज़्यादा चेंज जो नज़र आ रहा है, इसको किसके सर हमने डालना है, मतलब इसका सेहरा किसको देना है, वो हम जरा पूछ लेते हैं। बहुत शुक्रिया आपका हसन। अब इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज 3-0 से जीती तो है, लेकिन ये बड़ी डिफरेंट स्ट्रैटेजी भी हमें डिफरेंट तरीके से खेली हुई सीरीज भी नजर आ रही है। ऐसा टेस्ट मैचेस में होता नहीं है, तो क्या ब्रेंडन मैकलम का असर इतनी जल्दी जाहिर हो रहा है या कोई और वजह हो सकती है इसकी? वजह ये भी है कि आप देखेंगे अगर इससे पहले इस सीरीज से पहले आप देखें तो पिछले 17 में से सिर्फ एक टेस्ट इंग्लैंड जीता हुआ था। तो ऐसी सिचुएशन में टीम जो है वो किसी भी नए हरबे के लिए, किसी भी नई सोच के लिए तैयार होती है, क्योंकि उससे पहले जितनी भी चीज़ें उन्होंने ट्राई की थी वो कामयाब नहीं हो पा रहे थे। एशेज भी हार गए, इंडिया से भी जाके होम पे अवे दोनों सीरीज हारे। तो ऐसी सिचुएशन में टीम जो है वो ढूंढ रही होती है कि कोई और तरीका हो जीतने का। और अगर इंग्लैंड को आप देखें तो पिछले 7 सालों में 2015 वर्ल्ड कप के बाद से वो दुनिया की सबसे बेहतरीन व्हाइट बॉल टीम बन के सामने आए हैं। डिफेंडिंग वर्ल्ड चैंपियंस भी हैं 50 ओवर क्रिकेट के। तो वो एक तरीका उनका जो है, जो उनकी व्हाइट बॉल क्रिकेट का था, जो कि ओरिजिनली ब्रेंडन मैकलम की ही न्यूजीलैंड को उन्होंने कॉपी करके शुरू किया था, जो कि एक बहुत हार्ड अग्रेसिव स्टाइल ऑफ प्ले था। तो वो स्टाइल ऑफ प्ले जो है वो उन्होंने पहले भी कोशिश की ट्रेवर बेलिस के अंडर भी कि वो रेड बॉल में अपनाया जाए। कुछ सीरीज में कामयाब हुए लेकिन मोस्टली नहीं हो पाई, क्योंकि वो उस लेवल की रिसोर्सेज नहीं थी या उस लेवल की परफॉर्मेंसेज नहीं थी। अगर आप इस सीरीज को भी देखें तो उनकी जो परफॉर्मेंसेज आई हैं वो जो रूट से आई हैं, बेन स्टोक्स से आई हैं और पर्टिकुलरली जॉनी बेयरस्टो से आई हैं। ये तीनों ऐसे प्लेयर हैं जो उनकी वो व्हाइट बॉल टीम्स का भी हिस्सा रहे हैं। तीनों ऐसे प्लेयर हैं जो उनके 2019 के वर्ल्ड कप फाइनल का भी हिस्सा रहे थे। तो वो भी एक फायदा उनको हो गया। अच्छा, अब हसन, अब तो ये हो गया कि इंग्लैंड ने एक नया स्टाइल जो है वो दुनिया को करके दिखा दिया है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इस तजुर्बे के बाद मॉडर्न टेस्ट क्रिकेट ऐसे ही खेली जाएगी और दीगर टीमें जो हैं बाकी उनको यही अप्रोच जो है वो अपनाना चाहिए, अपनाना पड़ेगी? हर टीम की तरफ से मेरा नहीं ख्याल आपको ऐसे देखने को मिलेगा। आई थिंक कि वो जो एग्जांपल है इंडिया की, वो सबसे क्लियर एग्जांपल है कि उनके पास हाँ विराट कोहली या रोहित शर्मा जैसे प्लेयर भी उनके टॉप 4 में खेल रहे होंगे, लेकिन साथ साथ चेतेश्वर पुजारा भी उनकी जरूरत होंगे, जो कि 40-42 के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं, जिनका काम ही नई बॉल को पुराना करना होता है, लंबा खेलना होता है। नंबर 3 का जो एंकर वाला रोल है वो प्ले करना होता है। तो वो अगर आप दुनिया भर में टीमें देखें तो पहले आज से 10-15 साल पहले टीम्स ने कोशिश की थी ऑस्ट्रेलिया की, वो जो ग्रेट ऑस्ट्रेलिया की रिकी पॉन्टिंग और स्टीव बॉ वाली टीम थी, उसको कॉपी करने की, अब वो स्टाइल ऑफ प्ले अपनाने की। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सबको यही अंदाजा हुआ कि वो उस तरह खेलने के लिए उस तरह के आपको खिलाड़ी भी चाहिए होते हैं। तो आप यही देखेंगे, आप देखेंगे टीमें ये वाला सिस्टम, ये वाला स्टाइल कॉपी करने की कोशिश करेंगी, लेकिन एंड ऑफ द डे जो आपके रिसोर्सेज होते हैं, जो आपके प्लेयर्स का टैलेंट होता है, उसके मुताबिक ही आप खेल पाते हैं। और अगर वो कोशिश करें कि किसी प्लेयर को, किसी एक डिफेंसिव प्लेयर को एग्रेशन से खिलाने की या दूसरी तरह करने की, तो वो एक्सपेरिमेंट्स किए जाएंगे, लेकिन मेरा नहीं ख्याल वो एक्सपेरिमेंट्स कामयाब होंगे। सो आपका जो पूल ऑफ टैलेंट है, आपके पास जो प्लेयर्स मौजूद हैं, उस पर भी बहुत सारा मामला डिपेंड करता है। कॉपी करने की कोशिश तो सभी करते हैं, लेकिन हर दफ़ा वो कॉपी आपके मामलात के हिसाब से कामयाब होती नहीं है कोशिश। थैंक यू हसन चीमा। थैंक यू। और कहने की बात ये है कि अब कोई नया एक दिखाई दे कि दिस इज हाउ इट इज डन। अच्छा, पता है क्या, एक और भी ज़बरदस्त बात ये थी कि तकरीबन एक ही वक्त में इंग्लैंड की टेस्ट टीम एक अलहदा सीरीज़ खेल रही थी, वनडे टीम बिल्कुल अलहदा सीरीज़ खेल रही थी। सो दे हैव लाइक 2 सेपरेट स्क्वाड्स, कंप्लीट स्क्वाड्स। इंडिया भी कर रहा है और लेट्स सी पाकिस्तान इस तरफ सोचता है कि नहीं सोचता। की भी बात कर लेना कि पाकिस्तान के टेनिस स्टार एसामुल हक ने विंबलडन चैंपियनशिप का फातिहाना आगाज कर दिया है जी। और इस तरह उन्होंने जो है मेंस डबल्स के दूसरे राउंड में जगह बना ली है और साल के तीसरे ग्रैंड स्लैम विंबलडन में एसामुल हक ने अपने कजाकिस्तानी पार्टनर के साथ मिलकर अमेरिकी और ऑस्ट्रेलियन प्लेयर को 3-1 से शिकस्त दी। इनका नाम था कजाकिस्तानी पार्टनर का, मैंने हिज्जे कर लिखा हुआ है, अलेक्जेंडर। नहीं होगा, ओके, कल मिलेंगे, कल बताएंगे।